नमस्कार। सभी किसान भाई बहनों का चौपाल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम जुड़ा है हमारे अन्नदाता हमारे किसानों से। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। हमारे किसानों को बेहतर साधन और सही मार्गदर्शन मिले, हमारे किसान भाई भी उन्नत खेती करें और विशेषज्ञों की सलाह लें, तो इससे न केवल हमारे देश की का सकल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि हमारे किसान भाई भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। किसान भाइयों, किसान जब फुर्सत में होता है तो अपने खेत की मेड़ पर या दलहन में या चौपाल पर बैठकर खेती बाड़ी की आपस में चर्चा करता है कि भैया इस साल कैसी फसल है, हमें अपने बगीचों में क्या काम करना चाहिए, हमें जो पशु गाय भैंस हैं उनके लिए देख रेख के लिए क्या करना चाहिए, या दूध अधिक उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए, दूध बेचने के लिए कौन सी उचित जगह है। और किसान भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि एक चौपाल आज हमने स्टूडियो में ही आमंत्रित की है। हमारे साथ काफ़ी बड़े उन्नत किसान हैं, सफल किसान हैं, महिला किसान भी हैं जो, और साथ में हमने आमंत्रित किया है फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जायसवाल जी को, और डेयरी और पशु की जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपाली देशपांडे जी को। आपको भी हार्दिक स्वागत है और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राम राम। तो सर्वप्रथम मैं जायसवाल जी से जानना चाहूँगा कि रबी मौसम में हमारे किसान भाइयों को परंपरागत खेती और बागवानी पे क्या कार्य करना चाहिए। बहुत सही बोल रहे हैं आपने कि जैसे क्या है कि हम सभी जानते हैं कि कलमी पौधे से हमको जल्दी फल मिलता है और उसकी उत्पादन और फल एक समान रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं आती है। अब हम बात करते हैं आम में ग्राफ्ट करने की। तो आम में ग्राफ्ट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला तो ये है कि आपके पास मात्र वृक्ष होना चाहिए। जो किस्म प्रचलित है या जो किस्म आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपको आम्रपाली लगाना है, मल्लिका लगाना है, दशहरी है, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, ये सब हमारे मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित जाति हैं। तो इनका मात्र वृक्ष का अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो आपके आसपास जो अनुसंधान केंद्र हैं कि नर्सरी है या प्रगतिशील कृषक के घर पे भी लगे हुए हैं, तो वहाँ से चयन कर लेना चाहिए हमको। इसके बाद जो है हमको जो देसी जो हम तैयार करते हैं पौधे, वो हमारी जो घर में जो हम खा के फेंकते हैं आम की गुठली, उसको हम बोलते हैं बीजू या देसी पौधा। तो उसकी हमको गुठली तैयार करके उसको तैयार कर लेना चाहिए। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि हम 21 दिन में भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इसके बाद जो है आप 4 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, साल भर में कर सकते हैं। इसके बाद आप भूल गए तो कोई बात नहीं, आप 2 साल, 3 साल, 5 साल तक आप कर सकते हैं। तो आम में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इच्छा लगेगी उस समय आप ग्राफ्टिंग उसमें कर सकते हैं। दूसरी बात आपने पूछा कि अमरूद का, तो अमरूद में मुख्य रूप से जो है 2 तरह के कार्य होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सफल जो है गुटी बांधना। और गुटी बांधने का जो उचित समय है वो जुलाई अगस्त का है। एक समय ये बहुत अच्छा उस समय जो है हम गुटी बांध सकते हैं। और उसमें आजकल जो है हम पादा फार्मोस का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जड़ बहुत जल्दी आ जाती है। अब मैं डॉक्टर दीपाली देशपांडे जी से आग्रह करूंगा कि अपने विषय पर विचार व्यक्त करें। मैं डेयरी के से काफ़ी मैं से लगभग 23 साल से जुड़ी हुई हूँ। और इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ब्रीड्स जो हैं, नस्लें जो हैं, उनकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को नहीं है। जैसे हमारे पास कम से कम 16 नस्लों के इंजेक्शंस होते हैं, जो हमें सिर्फ 2 या 4 ही हमारे किसान भाइयों को मालूम है। तो हमारे यहाँ संपर्क करके आप पूरी जानकारी हम विस्तार से आपको दे सकेंगे। और जिसमें जैसे हमारी जो देसी नस्लें हैं, गिर है, साहिवाल है, कंकरेज है, राठी है, थारपारकर है, ये 4-5 नस्लें तो हम आसानी से हमारे मध्य प्रदेश में उनको पाला जा सकता है आराम से, बिना किसी परेशानी के। और उसके अलावा क्रॉस ब्रेड भी हैं सारे। और जहाँ हम डेयरी की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक समस्या जो टीकाकरण, और इस पे तो काफ़ी विचार चल रहा है बहुत समय से। और FMD का वैक्सीनेशन सरकार ने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत समय से चालू किया है और 6-6 महीने में लगाया जा रहा है। तो किसान भाइयों में थोड़ा सा ऐसा देखा गया है कि टीका नहीं लगवाना चाहते कुछ लोग, तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए। पिछले साल टीकाकरण बहुत अच्छे से किया गया, तो इस साल आउटब्रेक नहीं हुए, किसी तरह से बड़े पैमाने पे ये बीमारी नहीं फैली। मैं डॉक्टर दीपाली जी से ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान जो मौसम चल रहा है, मौसम में निरंतर बदलाव चल रहा है, तो ऐसे में हमारे जो पशुपालक और किसान भाई हैं, उनको जैसे गौशाला या खान पान में
क्या सावधानी बरतना चाहिए? देखिए, अभी आजकल जैसे पहले हमारे यहाँ ऐसे जो हम अभी भी बात करते हैं रबी खरीफ, जैसे हम सर से सुन रहे हैं, किसान भाई भी बोल रहे हैं, तो वो मौसम वैसे फिक्स नहीं रहे जैसे पहले थे कि अभी ही बारिश होगी अभी। तो क्योंकि हमारा जो पशु है वो तो जीवित है और उसलिए उस पर असर काफ़ी होता है। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसको हम अगर 20 डिग्री से लेकर लगभग 25 डिग्री से 30 तक उनके लिए आइडियल टेम्परेचर है सभी पशुओं के लिए हमारे। अगर उससे ऊपर जाता है या उससे नीचे जाता है, दोनों ही इसमें उनकी जो उनका स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। तो उनको उसके बाद बचाव की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा गर्म है, 30 से ऊपर जा रहा है लगातार, एक आध दिन जाता है, तो उनमें उतनी प्रतिरोधक क्षमता रहती है कि वो उससे लड़ सके। लेकिन अगर लंबे समय तक हाई टेम्परेचर रहते हैं तो उनको उससे परेशानी होती है। तो हमारे जो देशी पशु हैं उनमें 35 डिग्री तक भी वो आसानी से सहन कर जाते हैं, पर उससे ऊपर उन्हें भी तकलीफ़ होती है। तो आपने अगर हम जिनके पास में पशु रखे हुए हैं और दूध के लिए उनका उपयोग किया जाता है, तो आप देखेंगे कि अगर तापमान बहुत बढ़ता है तो दूध कम हो जाता है। तो एक्चुअली दूध इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उनके स्वास्थ्य पे असर हो रहा होता है। तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं? तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है, लंबे समय के लिए फ़र्क हो रहा है, और जैसे बारिश कभी भी हो रही है, तो उससे जो आर्द्रता है वो बहुत बढ़ी हुई रहती है, उसमें ह्यूमिडिटी बोलते हैं जिसको हम, तो वो बढ़ी हुई रहती है। उसके कारण भी तापमान भी बढ़ा हो और ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हो, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हम इंसानों को भी उसी से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो उन पशुओं को भी उसी से माने बहुत परेशानी होती है। उनको उनका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी, उनका जो नॉर्मल वो है प्रभाव है, सब भी असर होता है। उसके कारण दूध उत्पादन पे भी असर होता है। अब इससे बचने के लिए हमें उन्हें पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में रखना है। इसका मतलब होता है कि उनको ऐसा आहार देना है, बाकी जो बाहरी प्रोटेक्शन है वो तो आपको दिखता है कि बारिश हो रही है तो बारिश से बचाना है, ठंड है तो ठंड से बचाना है, ये तो हम देख सकते हैं और उस हिसाब से हमारे किसान भाई करते भी हैं। लेकिन उनको अगर हमने पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में रखा, यानी कि उनको ऐसा आहार दिया गया जिससे उनका एनर्जी जो है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमेशा पॉजिटिव साइड में रहे, ऊपर साइड में रहे। जैसे अगर उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, 100 है, तो वो 101 रहेगी, तो उन पे इन सब चीज़ों का असर कम होगा। वो करने के लिए साइंटिफिक रूप से बैलेंस राशन होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट देना है, कितना वसा देना है, कितना प्रोटीन देना है, ये फिक्स है, वजन के हिसाब से दिया जाता है। तो किसी भी पास के अस्पताल में जाके, पशु चिकित्सालय जाके आप वो बनवा सकते हैं अपने पशु के लिए कि बैलेंस राशन की शीट बना दीजिए। तो वो आपको बता देंगे कि आप क्या क्या खिलाएंगे, तो वो उनका बैलेंस राशन बन जाएगा। और अगर वो आपने हमेशा दिया उनको, तो उनमें बीमारियां कम से कम आएंगी और उन पे जो उल्टा असर होता है बदलते मौसमों का, वो काफ़ी कम हो जाएगा या नहीं के बराबर हो जाएगा। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब, दीपाली जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जैसे हम अपनी देखरेख करते हैं वैसे पशुओं की देखरेख करें, अन्यथा दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाएगी, नुकसान होगा। मैं डॉक्टर जायसवाल जी से ये जानना चाहता हूँ कि इस समय आम की बहार है, फूल उस पर आ रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या किसानों को सिंचाई करना चाहिए और कौन सा कीड़ा या मकोड़ा जो लगता है उसका कैसे नियंत्रण करें? जैसे कि इस समय रेंस हुए हैं तो सिंचाई तो हो गई है, हाँ, है ना। अब अपने को अभी फ़िलहाल, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे कि 5 mm से 10 mm, 15 mm और 20 mm तक मतलब जो है बारिश हो चुकी है, तो अभी सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे फूल आने के बाद अब छोटे छोटे आम बन रहे हैं, तो इसमें एक फफूंदी नाशक हमको दवा का छिड़काव आवश्यक रूप से कर दें। कई बार होता है किसान का पेड़ बड़ा होता है तो कैसे करें, तो मैं बोलता हूं कि जो हमारे पास जो स्पेयर उपलब्ध है उसकी जो नली है उसको हम बढ़ा दें और उसमें बांस बांध दें, और बांस बांध के हम उसको ऊंचा कर लें, और ऊंचा करने के बाद वृक्ष के चारों तरफ घुमाव लेते हुए अगर हम छिड़काव करेंगे तो आसानी से थोड़ी सी व्यवस्था करते हुए हम उसमें कर सकते हैं। फफूंदनाशक जो कि कार्बन डीज में है उसका हम कर सकते हैं, या सल्फर डस्ट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जो काले पड़ने या जो भभूतिया जो बीमारी है उससे नियंत्रण हो जाएगी। दूसरे इसमें अभी इस समय रस चूसक कीट भी आते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि पेड़ के नीचे जाते हैं तो फुर से उड़ता है, जिसको हम हापर कहते हैं। तो इसका हापर का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है एक कीटनाशक दवा का या
आप रसायन पे नहीं जाते हैं, जैविक पे जाते हैं, तो हम नीम के तेल का या नीम के पत्ती का अर्क बना के या निम्बोली का बना के अर्क जो है हम इसमें इस समय छिड़काव कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर नीम की तेल का हम प्रयोग करते हैं तो हम जो रस शोषक कीट रहते हैं उसका नियंत्रण आसानी से कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत। तो किसान भाइयों, ये तो बहुत बगैर लागत की बात है। अगर आप नीम की निबोली का छिड़काव कर दें और एक बांस उतना जितना पेड़ लंबा है उतना ही उसको लंबा करें, उससे छिड़काव कर रहे हैं तो आसानी भी होगी। और जहाँ पानी की अगर फल आने लगे हैं तो थोड़ी सी सिंचाई कैसे डॉक्टर साहब कर सकते हैं? हाँ, यदि थोड़ा मटर के आकार के दाने के बन जाएंगे तब हम आराम से सिंचाई फिर शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते अभी हैं। शुरुआत में नहीं करते हैं क्योंकि ये आर्द्रता बढ़ने के कारण से ये फफूंदी आते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख ही रहे हैं कि हमारे बीच में वरिष्ठ किसान भी हैं, महिला किसान भी हैं। फिर उनसे जानना चाहें, आप कुछ जानना चाहेंगे भगत जी? भगत जी को माइक दें। हाँ जी, आप कोई पूछना चाहें तो डॉक्टर साहब से या डॉक्टर साहब से कोई प्रश्न पूछे आप। मैं आदरणीय हमारे जायसवाल साहब से निवेदन करता हूं कि किसान की चहुमुखी विकास के लिए उद्यानिकी जरूरी है, पशुपालन जरूरी है और कृषि में आपका जो बदलाव लाना, फसल में फसल चक्र अपनाना ये जरूरी है। पर साथ में बीज की दर का भी नियंत्रण रखना और फसल में कितना गेव होना चाहिए। जैसे कि चने और मसूर में हम किसान भाई बड़ी भूल कर बैठते हैं कि बीज दर भी अधिक ले लेते हैं और चांस की दूरी भी नहीं रखते। इसलिए हम कहाँ पे किसान पिटता है, इसलिए थोड़ा सा इस विषय में मार्गदर्शन करें कि बीज की दर कितनी ली जाए और चास से चास की दूरी, कतार से कतार की दूरी कितनी ली जाए। कतार से कतार की दूरी। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, बीज हम अपने अगर खेती करते हैं तो सवैया, डेढ़ा या दोगुना डालते हैं। और जो वैज्ञानिक की जो अनुशंसा है, जैसे कि आपने कहा कि अगर गेहूं आप लिए तो 80 से 100 किलोग्राम की हम लोग अनुशंसा करते हैं। लेकिन कोई भी किसान ऐसा होगा, मतलब बिरला ही किसान मिलेगा जो कि 80 और 100 डालता होगा, बाकी सब 150 या 200 या मैंने तो और देखा कि 250 तक जो है 2.5 एकड़ में, जिसको हम 1 हेक्टेयर कहते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो इससे निश्चित रूप से क्या है कि हमारी अन्न का जो या बीज का जो है नुकसान तो होता ही होता है, उपज में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमने कई प्रयोग किए हैं, कई डिमॉन्स्ट्रेशन भी डाले हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जब हमारी पॉपुलेशन होती है तो वास्तव में मुझे भी लगा वैज्ञानिक के रूप में कि यार कहीं कम तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हमारी बढ़वार आई, कल्ले निकले और फसल आई तो हम जो ज़्यादा डाला था उसकी तुलना में हम ज़्यादा ही मिला हमको। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जो अनुशंसित मात्रा में है आप उतना ही डालें। दूरी आप बहुत पास करते हैं, दूरी भी जो है इसके लिए जो अनुशंसा की गई है 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में आप 10-10 सेंटीमीटर में डाल देते हैं, तो थोड़ा सा इसका ज़रूर ध्यान रखें, जिससे हमारी किसान की सोच अपनी अच्छी है। मैं नहीं कहता कि वो बीज ज़्यादा डालता है, क्योंकि बहुत से परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जो कि अंकुरण में प्रभावित होती है। कई बार क्या होता है, किसान स्वयं अपना बीज उपयोग करता है तो उसमें अंकुरण की मात्रा थोड़ी कम रहती है। लेकिन जहाँ से हम खरीद के लाते हैं बीज, जैसे कि हमारे बहुत से बीज उत्पादक संघ हैं, बहुत से वो जो है ब्रीडर्स सीड हम लोग देते हैं और ब्रीडर से आप लोग फाउंडेशन बनाते हैं, तो ये बीज का जो स्तर है इसमें अंकुरण प्रतिशत 80 से 90% के बीच में रहती है। तो हम जो अनुशंसित मात्रा में जो बीज रहते हैं अगर उतना डालेंगे तो उसकी पॉपुलेशन पर्याप्त रहेगी, उपज में कोई प्रभाव नहीं होगा। किसान भाइयों, जैसे हमारे घर का उसको बीज नहीं कह सकते, वो तो अनाज होता है। अनाज अगर हम बोएंगे तो निश्चित तौर से आधा कटा होगा, आधा उसका छोटा होगा, मतलब बीज उसमें आधा ही होगा, तो उसकी बीज दर बढ़ जाएगी, निश्चित ही बढ़ जाएगी। उससे अगर आप वैज्ञानिक अनुशंसा कर रहे हैं कि आप 40 किलो प्रति एकड़ गेहूँ बोएं, लेकिन अगर आपके बीज खराब हैं तो 80 आपको बोना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रमाणित बीज बोते हैं या फाउंडेशन बीज बोते हैं तो अनुशंसा मात्रा में ही बोना चाहिए।
मैं महेंद्र सिंह भैया से कहूँगा कि वो अपना कोई प्रश्न है तो करें। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि अभी हमने इस वर्ष भी देखा है तो चना और मसूर में उक्टा रोग की ज़्यादा समस्या आ रही है, और इसी कारण से अभी दलहन फसलों से हमारे किसानों की रुचि हट रही है। हालांकि बाजार भाव दलहनों के काफ़ी अच्छे रहे हैं, गत वर्षों में भाव भी अच्छे मिले हैं, लेकिन उसका मेन रोग यही अभी उक्टा रोग की ज़्यादा समस्या है हमारे सीहोर जिले मालवा क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है। तो डॉक्टर साहब से चाहूँगा सलाह। आप बिल्कुल सही प्रश्न उठाए हैं। इससे हम लोग भी इससे निकल नहीं पा रहे हैं, मैं कहूँगा, क्योंकि लगातार दलहनी फसल लगाने से ज़मीन में जो है विल्ट के जो हैं फफूंद जो हैं और बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, और ख़ासकर हमारे पास जो आ रहा है फिजोरियम का है वो जो है फफूंदी का आ रहा है, बैक्टीरिया का कम है। तो लगातार जो है हम फसल लगा रहे हैं तो हमको फसल बदलना चाहिए, ज़मीन बदल दें, तो उससे हम जो है, जैसे कि हमने फल अनुसंधान केंद्र पर भी देखा कि लगातार सोयाबीन चना, तो इससे क्या हो रहा है कि न सोयाबीन अच्छे से हो पा रहा है न चना अच्छे से हो पा रहा है। हमने बदल दिया फसल एक बार कि सोयाबीन के बाद हमने गेहूं लगा दिया तो गेहूं बम्पर हो गई, तो हम उसके बाद फिर बदल रहे हैं कि फिर सोयाबीन की जगह मक्का, उड़द, मूंग। अगर एक साल हम ऐसा इस तरह से फसल चक्र को बदलते रहें तो हम उससे जो विल्ट एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमारा सूखा रोग बोलते हैं किसान भाई, ये प्रारंभिक अवस्था में शुरू हो जाता है। अंकुरण के बाद आप देखेंगे 15 दिन 20 दिन के बाद सूखना शुरू हो जाता है, और इसके बाद जो है इसको हम नर्सरी मोर्टेलिटी कहते हैं या सीडलिंग मोर्टेलिटी कहते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि अब नहीं सूख रहा है ना, तो किसान बड़ा खुश होता है कि चलो यार हमारी फसल बच गई। और जैसे ही चना की ढेंटी बनी या मसूर में दाने बने ढेंटी, और पता लगा कि 2 दिन के अंदर अचानक बैठ जाता है और पूरी की पूरी बिना परिपक्व हुए वो सूख जाता है, तो निश्चित रूप से हमको नुकसान देता है। और ऐसे सूखे हुए जो खेत रहते हैं तो उसका हम बीज के लिए भी उपयोग करने के लिए हम अनुशंसा नहीं करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि फसल चक्र बदलें, जमीन बदल दें, हम जो है खेत बदल दें कि एक साल गेहूं बो दें, एक साल चना बो दें, मसूर बो दें, सोयाबीन की जगह हम दूसरी फसल ले लेंगे तो हमारे उत्पादन में कमी नहीं आएगी। और ये बीमारी जो है जो उक्टा की है, हालांकि बहुत से हम लोगों ने जो है इसके लिए प्रतिरोधक किस्में विकसित करी हैं, लेकिन क्या होता है कि फफूंदी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण भी जो प्रतिरोधक जो जातियाँ हैं कुछ समय के बाद वो भी बीमारियों से ग्रसित होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जमीन में उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का, ये हमारा जैविक फफूंद है और इसका हम प्रयोग करते हैं फसल के साथ। हम बीज उपचारित भी करके इसको डाल सकते हैं, या हम जो है केचुआ की खाद के साथ मिलाकर भी इसको हम खेत में डाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा हमारे लिए हो सकता है कि अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत में हम जो फसल की सूखने की समस्या को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बदल बदल के आप बोएं गेहूँ, जैसे चना बो दिए तो गेहूँ बोएं, सोयाबीन बोएं, फिर मक्का बोएं, तो फसल चक्र अपनाएं तो निश्चित तौर से उक्टा रोग से निजात मिल सकती है। और गर्मियों में गहरी जुताई भी करें। मैं डॉक्टर दीपाली से ये जानना चाहूँगा कि ये जो पशुओं में खुरों में कोई बीमारी आ जाती है, मुंह में मुंह पका आ जाता है, तो उसके लिए टीकाकरण क्या अभी उपयुक्त समय है, कर सकते हैं? नहीं, उसका समय तो खुरपका मुंह अभी लगभग निकल गया है। वही अभी, हाँ, अभी एक्चुअली मई जून में हम गलघोटू और एक टंगिया का टीकाकरण तो उसके लिए ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें जानवर मरते भी हैं बहुत बड़ी संख्या में अगर उसका फैल जाए अगर बीमारी तो। और एक टंगिया तो इतना ज़्यादा नहीं होता है हमारे यहाँ पर, अगर होता है तो स्वस्थ पशुओं में होता है, जो सबसे अच्छे हेल्दी पशु होते हैं उन्हीं में होता है वो तो। और हम कभी नहीं चाहेंगे, किसान भाई हमारे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई स्वस्थ पशु इससे आहत हो जाए और बीमार होकर, और फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल है। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि उनका टीका अगर हमने लगवाया तो उसे रोका जा सकता है, पर एक बार अगर वो हो गई तो उससे बचाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर बच भी गया तो वो उसकी जो उत्पादकता है आगे तक के लिए प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए टीका ज़रूर लगवाएं, और वो मई और जून में लगेगा।
एक नया रोग जो पशुओं में चला है, जी लंपी करके, उसके विषय में थोड़ा सा सावधानी के विषय में और कब टीका लगवाना चाहिए उसके विषय में और समझा दी। जी जी ये एक वायरल रोग है। वैसे हमारी वायरल बीमारी, हम आपने कई बार एक बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि वायरल है, तो ये भी एक वायरल ही है ना। लेकिन इसका क्योंकि ये हमारे यहाँ पे था नहीं, तो इसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं थी। अब एक बार जिन पशुओं में हो चुका है वो ऑलरेडी थोड़े हद तक रेजिस्टेंट हो गए उसके लिए, यानी उनमें अब अगर दोबारा होता है तो उतनी तीव्रता नहीं आएगी, लेकिन हमें उसका बचाव करना है। तो टीका जो है इसका अभी हमने शुरू में जब लगाया तो हमने गोट पॉक्स वैक्सीन लगाया। जैसे जो टीका हमने लगाया वो एक्चुअली वैसे बकरी का टीका था, पर बहुत से रिसर्च से मालूम चला कि ये भी इफेक्टिव है, तो शुरू में हमने वही लगवाए थे, तो उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ पर पूरी रोकथाम नहीं हो सकी। अब इसके लिए ही स्पेसिफिकली टीका डेवलप हो रहा है और मेरे हिसाब से कम से इस वर्ष के अंत तक हमको वो टीका मिल जाएगा, जो कि साल में हमें एक बार लगाना होगा और वो हम कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी कोई सीजनल नहीं है, ये कभी भी हो सकती है। और जैसे ही हम टीका लगाएंगे तो अभी ये भी, जैसे हम कोविड के साथ बात कर रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता कि हमारा टीका कब तक रेजिस्टेंट है, कब तक के लिए है, 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 5 साल बाद रिपीट करना है। ऐसे ही क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो अभी इस पर रिसर्च जारी है, पर रोकथाम के लिए हम दूसरी चीज़ें कर सकते हैं कि जब भी हाई ह्यूमिडिटी हो, किसी भी तरफ तापमान और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन हो, तब मैंने आपको जब हम बात कर रहे थे पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस की, तो रेजिस्टेंस जानवर का कम हो जाता है, तो ये बीमारियां उन पे अटैक ज़्यादा कर पाती हैं। तो एक तो वही चीज़ है कि हमें उनके खान पान पे विशेष ध्यान रखना है। दूसरा है कि अगर हमारे किसान भाई जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तब अगर चूने का उपयोग ज़्यादा करें, जैसे जहाँ पर गौशाला हैं, जहाँ गायें रखी जाती हैं, वहाँ चूने से 4 फीट तक पुताई करवा हर 10 दिन में करने, हमारे फार्म पे होती है। हम सारी चरियाँ 10 दिन में चूने से पुतवाते हैं और 4 फीट तक सारी दीवारें भी चूने से ही पुती हुई हैं, बाकी जगह पेंट है पर 4 फीट तक चूना का उपयोग करते हैं। गोबर की लिपाई ज़मीन पे करके उसमें चूने का छिड़काव करते हैं। तो मेस्टाइटिस जो एक रोग है जो कॉमनली सभी को पता होगा, थनेला, वो भी उससे काफ़ी रोकथाम होती है और इस बीमारी से भी आपको रोकथाम है। और एक होता है सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, वो जो खुरपका मुंहपका आपने पूछा, उससे भी बचाव करते, किसी भी वायरल बीमारी से वो बचाव करेगा। अगर 4% सोडा का छिड़काव आप अपने गौशालाओं में करते रहेंगे, खासकर सीजन में, तो आपके यहाँ पर वायरल बीमारियाँ फैल नहीं पाएंगी, रुक जाएंगी। हाँ जी। तो किसान भाइयों, मैं सर्वप्रथम फल अनुसंधान केंद्र ईट खेड़ी के जो प्रभारी जी है, आप हमारी चौपाल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर दीपाली देश पांडे, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाई, आप हमारे बीच में आए, अब आपने अपने अनुभव बताए, सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बार फिर ताली बजाने का मन हो रहा है कि आप आए, ताली बजाएं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे किसान भाई मिल बैठकर चौपाल में जब चर्चा करते हैं तो एक दूसरे के विचारों को साझा करते हैं और वैज्ञानिक अपने उन विचारों को आगे बढ़ाते हैं। उन्नत तकनीक खेती कैसे करना चाहिए ये बताते हैं। अगले चौपाल में फिर ऐसे ही किसान भाइयों के साथ, विशेषज्ञों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।